हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, तो आज हम फिर से मिलने आ गए हैं आप लोगों से, और ये हमारा आपको बैच पता ही है, एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच, जिसमें हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। पांचों टीचर्स मिलके आपके लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरा दिन हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चलती रहती हैं बिल्कुल फ्री, और वो भी इसलिए कि आप लोग सफल हो सके। तो हमारे साथ साथ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो आज हमारा है डे 14, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी 13 क्लासेस पीछे ली होंगी। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ब्लड चल रहा है, ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने ब्लड स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसमें ब्लड आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम उसी ब्लड को कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके PYQ करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से सुनो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है कि मैं आपको क्या करा रही हूँ, मैं आपको करा रही हूँ कंटेंट, और कंटेंट के साथ साथ मैं आपको क्या करा रही हूँ, PYQ। तो इससे बेस्ट तरीका किसी भी बच्चे के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने का नहीं हो सकता कि उसको एक ही जगह से कंटेंट भी मिल रहा है और कंटेंट के बाद उसको क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी मिल रहा है। ठीक है भाई, तो आप हमारे लिए हमारे साथ स्टे रहें। हमारी 60 डेज की क्लास होंगी, 60 डेज की आपकी क्लासेस होंगी, और 60 डेज में मैं आप लोगों का साइंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी है WBC। अब आपको पता है कि मैं कल बता चुकी थी आपको ब्लड के बारे में कि ब्लड का pH कितना होता है, 7.4 होता है। स्लाइटली आपका बेसिक होता है आपका जो ब्लड होता है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड क्यों? तरल संयोजी उत्तक है। तरल क्यों है? फ्लूइड क्यों है? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। संयोजी कनेक्टिव क्यों है? क्योंकि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, तो पूरी बॉडी में एक कनेक्शन स्थापित करके रखता है। और आपका टिश्यू क्यों है? क्योंकि उसमें 2-3 टाइप की आपकी जो सेल्स हैं वो साथ में मिलकर काम करती हैं, इसलिए टिश्यू है। तो आपका ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर है भाई? इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको ब्लड के 2 भाग बताए थे कि ब्लड जो है, ब्लड में आपका 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और आपका 45% क्या होती है? आपकी ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, यानी आपकी सेल्स होती हैं। अब जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि 92% उसमें पानी होता है, 1% उसमें आपके प्रोटीन्स होते हैं, और फिर 2% आपके प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, आपके जो ब्लड में काम करते हैं, जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन और आपका फाइब्रोनोजन। 2 ऐसे ब्लड प्रोटीन हैं जो आपकी क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है कि आपको अगर कहीं चोट लग गई है तो 2 मिनट बाद आप देखोगे कि वहाँ पे एक गांठ सी बन गई है खून की, और खून निकलना बंद हो गया है। दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। हिंदी में इसको कहते हैं रक्त का थक्का बनना। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हमारा क्या था? दूसरा पार्ट है हमारा ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स में आपकी जो है, यानी कि आपका जो टिश्यू वाला पार्ट बच गया है, तो उसमें आपके 3 तरीके की इस पे कॉर्पसल्स होती हैं। 3 तरीके कौन कौन से तरीके की होती हैं? आपकी एक होती हैं रेड ब्लड सेल्स RBCs, दूसरी होते हैं WBCs यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और तीसरी आपकी कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती हैं। उसमें से हमने RBC के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। RBC के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? RBC की लाइफ स्पैन पढ़ी थी 120 डेज। उसके बाद उसकी क्वांटिटी पढ़ी थी, उसका फंक्शन पढ़ा था। सबसे मेन जो उसका फंक्शन है वो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपकी जो RBC होती है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है सप्लाई ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना आपकी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसकी शेप पढ़ी थी। तो शेप मैंने आपको बता ही दिया था कि शेप कैसी होती है? बाइकनकेव शेप होती है। बाइकनकेव यानी कि उभयतल होती है। उभयतल का मतलब है उभरा हुआ तल। उभरा हुआ तल मतलब कि मान लिया ये एक प्लेन है, एक सिंपल एक सर्कल चीज़ है, और एक सर्कल चीज़ है वो बिल्कुल प्लेन है, और वो आपका बीच में से ऐसे तली उसकी ऐसे करके झुकी हुई है। तो इसको क्या कहेंगे? इस शेप को कहेंगे उभयतल शेप। इसको शेप को क्या कहेंगे? उभयतल शेप कहेंगे। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, इसके बाद हमने न्यूक्लियस की बात की थी कि जो न्यूक्लियस है वो RBC में नहीं होता है एक्सेप्ट लामा एंड कैमल। तो मैंने आपको एक बहुत से क्यूट से लामा की फोटो दिखाई थी कि जो लामा होता है उसमें आपका RBC में न्यूक्लियस होता है, कैमल और लामा में होता है। बाकी किसी भी एनिमल में या किसी भी मैमल में अगर RBC की बात करें तो RBC में आपका न्यूक्लियस
नहीं होता है। क्लियर है भाई? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको बोन मैरो का कॉन्सेप्ट समझाया था, बोन मैरो और स्प्लिन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो मैंने आपको आरबीसी के बारे में क्या बताया था कि आरबीसी का फॉर्मेशन किस में होता है? बोन मैरो में होता है। सेम एज आपका डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन किस में होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होता है? जो आपकी बॉडी की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, एक ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब अगर मैं आपको उसको डेंसिटी का मतलब हिंदी में अगर आपको मैं एक बेसिक सा समझाऊं तो गाढ़ापन। और गाढ़ापन को प्रॉपर अगर साइंस का वर्ड में आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब मैं आपको विस्कोसिटी का मतलब समझाती हूँ। विस्कोसिटी को अगर हिंदी में बेसिक कहें तो गाढ़ापन। जैसे मान लिया आपने एक बाउल में ले लिया पानी और एक बाउल में ले लिया आपने सॉस, टमाटो सॉस ले ली। अब आपको पता है कि पानी जो है उसका वो तो गाढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो सॉस है वो बहुत गाढ़ी है, तो पानी की विस्कोसिटी कम हो गई और सॉस की विस्कोसिटी हो गई ज़्यादा। समझ में आ गया? दैट इज विस्कोसिटी। तो ऐसे करके एक थोड़ी सी ज़्यादा विस्कोसिटी वाला एक लिक्विड आपके बोन्स के बीच में ऐसे भरा होता है, बोन्स के बीच में एक थोड़ा सा ज़्यादा विस्कोसिटी वाला एक लिक्विड ऐसे भरा होता है। ये आपका लिक्विड है और ये लिक्विड पहले कैसे कलर का होता है? पहले येलो कलर का होता है। जैसे ही ब्रेन इसको सिग्नल देता है ये येलो से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेड में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका आरबीसी बनानी शुरू कर देता है, आरबीसी बनानी शुरू कर देता है। क्लियर है? और ऐसे करके हमारी बॉडी में क्या बनता है? नया ब्लड बनता है। क्लियर है भाई? ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी है उसकी डेथ किस में होती है? स्प्लिन में होती है। और डब्ल्यूबीसी की डेथ भी कहाँ होती है? स्प्लिन में होती है, स्प्लिन में होती है। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी थी? 120 डेज। मतलब 120 दिन के बाद जब आरबीसी पुरानी हो जाती है तो उसका रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। तो जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है तो आपकी जो आरबीसी है उसको उठा के कहाँ लाया जाता है? स्प्लिन में लाया जाता है। स्प्लिन उसको क्या करता है? उसको कब्र में लिटा देता है, मतलब कि उसको तोड़ देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। फिर जब उसको वो ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ से एक येलो कलर का लिक्विड बनता है और उसी येलो कलर को लिक्विड को क्या कहते हैं? बिलीरुबाइन कहते हैं। वही बिलीरुबाइन आपका लीवर बाइल जूस में मिक्स करके छोड़ता है। ठीक है? और वही बिलीरुबाइन अगर बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, देखो मान लिया पहली बात तो कि हमारी बॉडी में बिलीरुबाइन ज्यादा कब बनेगा? हमारी बॉडी में बिलीरुबाइन तब ज्यादा बनेगा जब बहुत सारी आरबीसीज की डेथ होगी। मतलब कि बहुत सारी आरबीसीज की डेथ हो रही है, आरबीसीज की डेथ रुक ही नहीं रही है। अब बहुत सारी आरबीसीज की डेथ हमारी बॉडी में कब होगी? जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो जाएगी, हमारा बोन मैरो नया नहीं बन पाएगा, तो हमारी बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाएगी। और जब हमारी बॉडी में आपकी इम्यून सिस्टम की कमी होगी तो आरबीसीज नहीं बनेगी। और बहुत सारी आरबीसीज जो 120 डेज तक काम करती हैं तो उनको अच्छी डाइट नहीं मिलेगी तो वो टूट जाएंगी, मतलब वो पहले ही रिटायर हो जाएंगी। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसीज रिटायर होंगी तो उतना ज़्यादा मात्रा में क्या बनेगा? बिलीरुबाइन बनेगा। और जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबाइन बनता है तो हमारा लीवर क्या करता है? उस बिलीरुबाइन को बाइल सोल्ट में सारे को मिक्स नहीं कर पाता। जितना बाइल सोल्ट में बिलीरुबाइन मिक्स करना होता है उतना तो मिक्स करके वो बाइल जूस बना देता है, और जो बचेगा उसको ब्लड में डाल देगा, उसको ब्लड में डाल देगा और ब्लड का कलर चेंज हो जाएगा और ब्लड का कलर हो जाएगा येलो येलो, और ब्लड का कलर येलो चेंज हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं जॉन्डिस। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं जॉन्डिस, यानी कि इसी को कहते हैं पीलिया। और इंसान को क्या हो जाता है? इंसान को हो जाता है पीलिया। क्लियर है भाई? अब आरबीसीज के डब्ल्यूबीसी के बारे में हम और चीजें पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। जहां पे भी साइंस में ल्यूको वर्ड दिखे, ल्यूको, वहीं पे उस चीज का मतलब क्या है? उस चीज का मतलब है सफेद, यानी कि वाइट। और ये भी क्या है? ये भी एक ग्रीक शब्द है, ये भी एक लैटिन शब्द है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। ठीक है? लैटिन वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। तो जहाँ पे भी साइंस में आपको ल्यूको वर्ड दिखे वहाँ पे उसका मतलब है वाइट, यानी कि सफ़ेद। और जहाँ पे भी आपको साइट दिखे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे है सेल। और ल्यूको का मतलब क्या है? ल्यूको का मतलब है वाइट, यानी कि वाइट कलर की सेल, यानी या फिर इसको बोल सकते हैं बेरंगी सेल, मतलब कलरलेस। ठीक है? मतलब के कलर
लेस। तो लाइफ स्पैन कितना हो गया, 9 to 12 डेज हो गया। क्वांटिटी कितनी होती है इनकी, क्वांटिटी होती है 6K to 8K पर mm का मतलब है यहाँ पे माइक्रोमीटर, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन होता है मेंटेन इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली स्थापित करने का काम इसका होता है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं एक बार स्पेशली लिख देती हूँ, क्या करती हैं ये, प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित, प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करती हैं। क्या करती हैं, हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली को स्थापित करती हैं। इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप होती है इर्रेगुलर, या इर्रेगुलर मतलब कोई भी शेप, मतलब कोई परमानेंट ऐसी शेप नहीं है। जैसे आपकी आरबीसी की शेप होती है बाइकनकेव होती है, वैसे इसकी कोई शेप नहीं है। न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। तो WBCs की अगर बात करें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। WBCs फॉर्मेशन बोन मैरो में सेम एज आरबीसी, WBCs की फॉर्मेशन जो होती है वो बोन मैरो में होती है। ये आपका बोन मैरो है, मतलब कि बोन के बीच में भरा हुआ लिक्विड बोन मैरो। और आपकी इनकी डेथ कहाँ होती है, इनकी डेथ होती है स्प्लिन में। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका है स्प्लिन, ये आपका क्या है, ये आपका स्प्लिन। ये क्या है, ये पैनक्रियाज है। ये आपकी स्टमक की पाइप है, ये आपकी स्टमक की पाइप है। ये क्या है, ये लीवर है। और ये ग्रीन कलर का क्या है, ग्रीन कलर का आपका गॉल ब्लैडर है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ WBC, अगर हम WBCs की बात करें तो हमारी बॉडी में 5 तरीके की WBCs होती हैं, 5 तरीके की आपकी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं। पहले वाली टाइप जो है, पहले वाली टाइप है आपकी एसिडोफिल्स, या फिर इनको बोलते हैं एसिमोफिल्स। एसिडोफिल्स और एसिमोफिल्स इनको बोला जाता है। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, यानी कि बॉडी में इनके जिंदा रहने की स्पैन कितनी होती है, इनके जिंदा रहने की स्पैन होती है 8 to 10 डेज, 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन ये हमारे शरीर में जिंदा रहेंगी। अगर आपकी बॉडी में एसिडोफिल्स या एसिमोफिल्स बढ़ जाती हैं तो हमारी बॉडी पे ऐसे लाल लाल रंग के ऐसे रैशेज हो जाते हैं। ये दिख रहा है, लाल लाल रंग के रैशेज हो रहे हैं और ये ईच कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे क्या होती है, एसिमोफिलिया हो जाता है। एसिमोफिलिया का मतलब है यहाँ पे स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी हो जाती है। और स्किन एलर्जी ये ऐसी कुछ दिखती है, इसमें ऐसे रेड कलर के रैशेस बॉडी पे आ जाते हैं। दूसरे टाइप की आपकी क्या है, दूसरे टाइप की आपकी है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, 10 to 12 डेज, 10 to 12 डेज। और लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी इन ब्लड, लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी इन ब्लड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में 5 टाइप की WBC होती हैं। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, 5 टाइप की WBCs होती हैं। कौन कौन से टाइप की होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पांचों में से हमारे शरीर में ये सबसे कम होती है, ठीक है। मतलब कि सारी WBC में सबसे कम संख्या में, सबसे कम संख्या में सबसे कम। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो आपकी बेसोफिल्स होती हैं वो संख्या में सबसे कम होती हैं। जितने भी WBCs हैं संख्या में सबसे कम होती है। ये क्या काम करती हैं, ये किल बैक्टीरिया करने का काम करती हैं, यानी कि बैक्टीरिया को क्या करेंगी, मारने का काम करेंगी, बैक्टीरिया को मारने का काम करेंगी। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर घुसे हैं, हमारी बॉडी में बीमारी वगैरह फैलाने के लिए घुसे हैं, तो उनको किल करने का ये काम करती हैं। तीसरा इनका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इनका क्या है, प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल। यानी कि ये क्या करती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल है और इसमें खून बह रहा है, इसमें रक्त बह रहा है। तो हमारी ब्लड वेसल में खून जमे ना, क्योंकि अगर हमारी ब्लड वेसल में खून जम गया अंदर से, तो ब्लड अंदर से दीवारें जो है वो बहुत मोटी हो जाएगी और ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आपका BP बहुत फ्लक्चुएट करेगा, या फिर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी जो बेसोफिल्स हैं ये क्या करती हैं कि ब्लड को आपका जो है वो दीवारों पे जमने नहीं देती, ब्लड वेसल की दीवारों पे आपके ब्लड को जमने नहीं देती। मान लिया कि ये ब्लड है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, वेसल की ऐसे करके ये दीवार है, तो ऐसा कोशिश करती है कि दीवारों पे ब्लड ना जमे। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं।
इसका तीसरा टाइप है आपका न्यूट्रोफिल। तीसरा टाइप क्या है आपका? न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल के बारे में लिखा है मैंने कि लाइफ स्पैन जो है वो 8 to 10 डेज होती है। लाइफ स्पैन 8 to 10 डेज होती है। मैक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी इन ब्लड, यानी कि खून में, रक्त में सबसे ज्यादा, रक्त में सबसे ज्यादा होती हैं ये, इनका नंबर रक्त में सबसे ज्यादा होता है। स्मॉल इन साइज, यानी कि साइज में सबसे छोटी होती हैं। साइज में सबसे छोटी, सबसे छोटी का मतलब क्या है? सबसे छोटी का मतलब ये है कि हमारे पास 5 टाइप की WBCs होती हैं और पांचों टाइप की WBCs में ये क्या होती हैं? संख्या में सबसे ज्यादा होती हैं और साइज में सबसे कम होती है। साइज में सबसे छोटी और संख्या में सबसे ज्यादा होती है। अगली है आपकी फोर्थ टाइप आपकी मोनोसाइट। मोनोसाइट का लाइफ स्पैन कितना है आपका? 30 to 40 आवर्स। इसका घंटों में चला जाता है कि ये अगर नई मोनोसाइट हमारी बॉडी में बनी है तो वो 30 से 40 घंटे के लिए जिंदा रहेगी, उसके बाद वो मर जाएगी। ये होती है आपकी लार्जेस्ट इन साइज, यानी कि आपकी साइज में सबसे बड़ी। साइज में क्या होती हैं ये? साइज में सबसे बड़ी होती हैं। जितनी भी 5 टाइप की हमारी WBCs होती हैं सबसे साइज में ये बड़ी होती हैं। ध्यान से एक बार चीज रिवाइज करवाती हूँ कुछ। सबसे पहले अगर बड़ी छोटी की बात करें, साइज में अगर बड़ी छोटी की बात करें तो पांचों टाइप में सबसे साइज में छोटी कौन सी होती है? छोटी होती है न्यूट्रोफिल। और साइज में सबसे बड़ी कौन सी होती है? साइज में सबसे बड़ी होती है आपकी मोनोसाइट। अब अगर संख्या की बात करें तो पांचों टाइप में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी होती है? सबसे ज्यादा संख्या में होती है न्यूट्रोफिल। और अगर संख्या में सबसे कम बात करें तो संख्या में सबसे कम कौन सी होती है? आपकी बेसोफिल्स होती है। ठीक है भाई, याद रखना। तो इन पॉइंट्स को आप अपना गड़बड़ मत कर देना, इधर उधर मत करना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपका 5th टाइप है। लिम्फोसाइट जो है वो आपकी 2 टाइप की होती है। लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। आर्मी इन अवर बॉडी। आर्मी का मतलब क्या है? आर्मी का मतलब क्या है मैं समझाती हूँ। जो आपकी लिम्फोसाइट है ना, ये हमारी बॉडी में एक आर्मी की तरह काम करती है। आर्मी की तरह काम करने का मतलब क्या है? आर्मी की तरह काम करने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में सोल्जर्स होती है। ये हमारी बॉडी में सोल्जर्स होती है, सोल्जर्स के तरीके से काम करते हैं। ये क्या करती हैं? ये जो बाकी WBC हैं उनको ट्रेन करती है, बाकी WBCs को ट्रेन करेगी। 1 मिनट, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करती हूँ। बाकी WBC को ट्रेनिंग देती है, बाकी WBC को ट्रेनिंग देती है, ठीक है। ये क्या करेगी? बाकी WBCs को ट्रेनिंग देगी। कौन सी वाली? टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट क्या काम करती है? बी लिम्फोसाइट सोल्जर्स का काम करती है। अब हमारी बॉडी में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एड्स, जिसको क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। तो एड्स जब बीमारी होती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट घट जाती हैं, टी लिम्फोसाइट घट जाती हैं। तो टी लिम्फोसाइट घटने का मतलब क्या है? घटने का मतलब ये है कि जो सोल्जर्स को उस्ताद जो ट्रेनिंग दे रहा था ट्रेनिंग सेंटर में, वो ट्रेनिंग सेंटर में जो उस्ताद था उसकी डेथ हो गई। या फिर बहुत सारे सोल्जर्स में क्या हुआ कि मान लिया सोल्जर्स की 100 सोल्जर की टुकड़ियां हैं और हर सोल्जर्स पे एक उस्ताद है। अब उस्ताद 10 थे, 10 टुकड़ियां थी, 1000 सोल्जर हो गए। लेकिन बाय चांस उसमें से 3-4 आपके उस्ताद घट जाते हैं, तो हर उस्ताद के अब स्टूडेंट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब सोल्जर्स हर टुकड़ी में अब बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो हर पर्टिकुलर सोल्जर पे कम फोकस कर पाएगा। तो यही चीज होती है। अब वो कम फोकस कर पाएगा तो ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी जाएगी, और जब सोल्जर्स को ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी जाएगी तो वो बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली स्थापित कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? तो हमारी बॉडी की जो सुरक्षा है वो हो जाती है कमजोर, वो हो जाती है वीक। और फिर ये बीमारी होने के बाद क्या होता है? कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, खांसी, जुकाम, बुखार, हर बीमारी का बैक्टीरिया या वायरस जो है वो हमें आसानी से पकड़ लेता है। ऐसी कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं होती है ये कि पर्टिकुलर इस बीमारी में ये होता है, इस बीमारी में ये होता है कि हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बहुत वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। और इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग देने वाली
जो चारों बाकी टाइप को जो ट्रेनिंग दे रही है वही वाइट ब्लड सेल्स इसमें मर जाती हैं, वो कम हो जाती है संख्या में, और वो संख्या में कम हो गई तो बाकी सारी अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाती, और बाकी सारी जब अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाती तो बहुत सारी बीमारी हमारी बॉडी में आसानी से घुस जाती हैं, और बहुत सारी बीमारी जब हमारी बॉडी में आसानी से घुस जाती हैं तो हम रहते हैं हमेशा बीमार। ठीक है भाई, तो ये रीज़न होता है। देखो ये मैंने पांचों आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, पांचों को अच्छे से किया हुआ है। एक बार पानी पी लेती हूँ भाई, तब तक आप एक बार ये पांचों को पढ़ लो। चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी प्लेटलेट्स मतलब लास्ट पार्ट ऑफ अवर ब्लड सेल, हमारी ब्लड सेल का, हमारे ब्लड का लास्ट पार्ट। एक तो प्लाज्मा वाला पार्ट निकल गया था, एक कॉर्पसल्स वाला पार्ट निकल गया था, तो कॉर्पसल्स वाले में से जो तीसरा बचता है, पहला आरबीसी था वो हमने पढ़ लिया रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी था वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, वो कंप्लीट कर लिया। अब ये तीसरे वाला है प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, 8 to 10 days। क्वांटिटी इनकी कितनी होती है, 2 to 5 लाख, मतलब हमारी पूरी बॉडी में 2 to 5 लाख। फंक्शन इनका क्या होता है, इनका फंक्शन होता है रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल। रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल कैसे, ऐसे होता है कि मान लिया ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है और यहाँ पे अभी अभी हमें लग गया कट, अब हमें अभी अभी कट लग गया यानी घाव हो गया और हमारा ये ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया, हमारे ये ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया। तो हमारे ब्लड में यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स होंगी, यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स होंगी, ये रही ये प्लेटलेट्स होंगी। ये प्लेटलेट्स क्या करेंगी, ये प्लेटलेट्स आके फटाफट ना ये जो यहाँ पे घाव है इस पे आके अपना जाल बनाना शुरू कर देंगी। ये प्लेटलेट्स फटाफट आके यहाँ पे जाल बनाना शुरू कर देंगी और ये जाल बनाने में हेल्प कौन करेगा, ये जाल बनाने में हेल्प करेंगे हमारे ब्लड प्रोटीन्स। ये जाल बनाने में हेल्प कौन करेंगे, हमारे ब्लड प्रोटीन्स करेंगे और ऐसे करके यहाँ पे एक जाल बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगी ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका रक्त का थक्का, यहाँ पे बन जाएगा आपका रक्त का थक्का। तो इस तरीके से हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, यानी कि ब्लड वेसल अगर फट जाए तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। इनकी शेप कैसी होती है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर है तभी तो जाल की तरीके से फंस जाती हैं, तभी तो जाल के तरीके से फंसती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इनमें भी एब्सेंट होता है, आरबीसी में भी एब्सेंट होता है और प्लेटलेट्स में भी एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने ब्लड क्लॉटिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दिया है साथ साथ कि जो आपका रक्त का थक्का है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, रक्त का थक्का। रक्त के थक्के का मतलब क्या है, रक्त का जम जाना, रक्त का जमना, रक्त का जमना यानी कि ब्लड का एक जगह जम जाना आपका क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। इसमें आपकी 4 चीज़ें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। पहली चीज़ क्या, प्लेटलेट्स, दूसरी आपकी चीज़ विटामिन के, तीसरी चीज़ आपकी कैल्शियम और चौथा आपका ब्लड प्रोटीन्स। समझ में आ गया। और ब्लड प्रोटीन्स में कौन कौन सा प्रोटीन इसमें हेल्प करता है, तो इसमें करता है एक आपका प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लस आपका दूसरा कौन सा हेल्प करता है, दूसरा आपका करता है हेल्प फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। क्लियर है भाई। तो ये आपका प्लेटलेट्स वाला कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है, हमारा कंटेंट जो है वो खत्म हो गया है और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कंटेंट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो। अब आपको तो पता ही है कि बोन मैरो क्या क्या बनाता है। बोन मैरो ने रेड ब्लड सेल तो बनाए ही थे, बोन मैरो ने वाइट ब्लड सेल भी बनाए थे और हमारी प्लेटलेट्स भी ब्लड का ही भाग होती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है। ओस्टियोक्लास्ट्स आर नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड मेड बाय द बोन मैरो। ठीक है, ये क्या होती है, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड आपकी होती हैं जो एब्जॉर्प्शन करती हैं बोन में एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन में हेल्प करती हैं। बाकी रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल तो आपको पता ही है कि तीनों बोन मैरो से बनती हैं और तीनों ही आपका ब्लड का पार्ट है। अगर ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल दिया जाए तो आपकी 3 चीज़ बनती है। आपकी ब्लड जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है, किस किस से, एक तो प्लाज्मा से जो कि 55% होता है और दूसरा आपका
कॉर्पसल्स से, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स में आपकी क्या क्या है, एक तो आपकी आरबीसी है, दूसरी आपकी डब्ल्यूबीसी है, और तीसरी आपकी क्या है, प्लेटलेट्स है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फॉइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। लार्ज बीन शेप लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर देखो ध्यान से, पहले तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। थाइमस, थाइमस क्या है, थाइमस क्या एक ऑर्गन है, नहीं, थाइमस क्या है, एक ग्लैंड है। थाइमस एक ग्लैंड है जो आपकी कहाँ पाई जाती है, थाइमस आपके दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है, जो कि मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका स्प्लिन है, तो स्प्लिन क्या बीन शेप्ड होता है, बिल्कुल होता है, स्प्लिन आपका बीन शेप्ड होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको स्प्लिन की फोटो दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो ध्यान से, क्या आपको ये बीन शेप दिख रहा है, ये देखो, क्या आपको ये बीन शेप दिख रहा है, बीन शेप क्या आपको ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये स्प्लिन जो होता है वो बीन शेप होता है, बीन शेप होता है, देखो। और इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड तो बिल्कुल भी नहीं। लिम्फ नोड क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। लिम्फ नोड क्या होता है, हमारे पैरों में जो घुटने होते हैं, हमारे पैरों में जो घुटने होते हैं, घुटनों के ऊपर और नीचे हमारी जहाँ पे आके मसल्स ऐसे टच होती हैं, मसल्स का ऐसे गुच्छा बनता है, मसल्स का ऐसे गुच्छा बनता है, तो यहाँ पे एक गांठ बन जाती है। मसल्स का जो गुच्छा बनता है, यहाँ पे एक गांठ बनती है, इसी को कहते हैं लिम्फ नोड, इसी को कहते हैं लिम्फ नोड। तो ये तो ऑर्गन नहीं है, ये तो बिल्कुल भी ऑर्गन नहीं है। टॉन्सिल क्या होता है पता ही है तुम्हें, जो गले में गंठू टाइप हम अपनी हरियाणवी में बोलते हैं, या हम बेसिक भाषा में क्या बोलते हैं कि हमारे गले में क्या हो गया, गंठू हो गए यहाँ पे, तो वो गंठू दबवा बुआ के भी आते हैं जैसे देसी घी लगा के, है ना, तो वो टॉन्सिल्स हो गए। तो क्या ये एक ऑर्गन है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर इज बी, यानी कि स्प्लिन। आंसर क्या है, बी, यानी कि स्प्लिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये इसका वो है सॉल्यूशन है। Which of the following statement about correct its statement about blood pressure। तो ब्लड प्रेशर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी पूछी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ कि जो ब्लड प्रेशर है वो मापने की एक मशीन होती है, जिससे ये पता चलता है कि आदमी का ब्लड प्रेशर कितना है, बीपी कितना है। तो बीपी कितना है ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है स्फिग्नोमेमोमीटर से। स्फिग्नोमेमोमीटर, ये एक आपका क्या होता है, स्फिग्नोमेमोमीटर, ये क्या होता है, ये आपकी बीपी की मशीन होती है, ये आपकी बीपी की मशीन होती है। तो हमारी स्फिग्नोमेमोमीटर 2 टाइप की होती है, ये देखो हमारी, ये क्या है, ये हमारी ओल्ड टाइम की है, ओल्ड टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे एक पारा भरा होता है, ये यहाँ पे इसमें पारा भरा होता है, जैसे हमारा थर्मामीटर में पारा होता है वैसे करके पारा भरा होता है। इसमें यहाँ से ऐसे हाथ से ऐसे हवा भरनी पड़ती है, और फिर ये पारा बीपी शो करता है, जितना हमारा बीपी होता है उतने पे ये पारा ऐसे रुक जाता है, उस हिसाब से ये हमारा बीपी बताता है। और ये हमारी इंग्लिश मशीन है जो आजकल आई हुई है, जिसमें आपका बीपी दिखाता है। तो इस मशीन से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, फिर हम ऑप्शंस को क्रैक करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको सिस्टोलिक दिख रहा है, सिस्टोलिक। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि बीपी को कौन सी यूनिट में मापा जाता है, तो बीपी को मापा जाता है mmHg, बीपी को मापा जाता है mmHg, मिलीमीटर, और Hg आपका हाइग्रो होता है। हाइग्रो मतलब होता है पारा, यानी कि आपका मरकरी को बोला जाता है, एक मिनट साफ लिखती हूँ थोड़ा सा, मरकरी को बोला जाता है आपका Hg। मरकरी का साइन क्या होता है, Hg। तो मरकरी इसको मापता है, इसलिए इसका साइन क्या होता है, mmHg, इसका साइन होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये हमारा सिस्टोलिक है ऊपर, और ये हमारा डायस्टोलिक है नीचे, यानी कि 120 और 80। तो 120 और बाय 80 ये हमारा क्या है, सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक। ध्यान से सुनो, अगर हमारा इतना बीपी है तो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा जाता है, मान लिया हमारा चला गया 140,
और बाय 90, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाई बीपी हो गया। और अगर मान लिया हमारा इससे कम हो गया, मान लिया हमारा हो गया 80/60, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लो बीपी, ये हमारा क्या हो गया, लो बीपी। अब हम क्वेश्चंस क्रैक करेंगे। अब हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जो हमने अभी सीखा है उस हिसाब से हम अपना क्वेश्चंस क्रैक करेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर ए क्या है, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 80 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm Hg। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ऑप्शन सही है, इसमें सिस्टोलिक 80 दिया हुआ है और डायस्टोलिक आपका 120 दिया हुआ है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 72 mm और आपका डायस्टोलिक जो है वो 35 mm, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो एरिया है, हमारे जो आपके नंबर है, वो हमारे नंबर क्या है, हमारे नंबर है 120 और आपका 80। 120 किसका है, आपका सिस्टोलिक का है, और 80 किसका है, आपका डायस्टोलिक है। तो हमें यही नंबर ढूंढना है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 160 एंड डायस्टोलिक इज 80 mm, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 होता है और डायस्टोलिक आपका कितना होता है, डायस्टोलिक आपका होता है, डायस्टोलिक हमारा होता है 80। तो ये तो ठीक दिया हुआ है इसमें 80, ये तो देखो इसमें सही दिया हुआ है 80, किसके लिए, डायस्टोलिक के लिए, लेकिन सिस्टोलिक के लिए इसमें दिया है 160, जो कि गलत है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120, तो बिल्कुल सही है, और डायस्टोलिक कितना है 80, तो बिल्कुल सही है। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आपका डायस्टोलिक कितना होता है 120 होता है, और सिस्टोलिक कितना होता है 120 होता है, और डायस्टोलिक कितना होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो अलग पेन से चमका देते हैं कि आपको अलग से दिखे। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर है भाई, तो आपका चैप्टर भी रिवाइज हो गया है और आपका कंटेंट भी हो गया है। आगे हमारे पास इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और सारे बच्चे जितने भी अभी तक जुड़े हुए हैं, जितने भी अभी तक जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे ध्यान रखें कि डेली क्लास में आपको प्रेजेंट होना है। डेली क्लास का टाइम क्या है, डेली क्लास का टाइम है 11 to 12, यानी कि 11 से 12। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो हमारे बच गए हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, और पीछे की सारी क्लासेस देख लेना। ठीक है, पीछे की सारी क्लासेस देखनी है, कंटेंट के साथ जब PYQ करोगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।